आज की बातचीत शुरू करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की दुनिया में काफी हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल। अरबपतियों के रैंकिंग में एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसकी मतलब उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ओरेकल के लैरी एलिसन कुछ समय के लिए ही सही पर एलॉन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात थी। ये पूरा विश्लेषण द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन आगे निकला, बल्कि ये समझना है कि ये हुआ कैसे। सही। इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सी रणनीति और ये घटना भविष्य के लिए क्या संकेत दे रही है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को मतलब समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की दौलत का हिसाब किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है टेक्नोलॉजी बाजार की, खासकर क्लाउड कंप्यूटिंग की, जो दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। अच्छा। ये दिखाती है ये कैसे एक कंपनी का प्रदर्शन और उसके पीछे की रणनीति उसके लीडर की व्यक्तिगत संपत्ति को रातों रात आसमान पर पहुंचा सकती है। और इसमें भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे एआई और रोबोटिक्स और उनसे जुड़ी जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी झलक भी साफ दिखती है। तो ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि लैरी एलिसन एकदम से सुर्खियों में आ गए? मतलब किस खबर ने ये भूचाल ला दिया? हुआ ये कि ओरेकल ने अपनी तिमाही के नतीजे घोषित किए। ओके। और वो नतीजे बाजार की उम्मीदों से मतलब कहीं ज्यादा बेहतर थे। अच्छा। और जाहिर है जब नतीजे इतने अच्छे आते हैं तो शेयर बाजार में तो जश्न बनता ही है। और इस बार जश्न कुछ ज्यादा ही बड़ा था, है ना? मैंने पढ़ा कि शेयरों में जबरदस्त उछाल आया। जबरदस्त से भी ज्यादा। फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज, जहां ओरेकल के शेयर ट्रेड होते हैं, हाँ। वहां शेयर एक समय पर 31% तक उछल गए। 31% एक दिन में? हाँ, एक दिन में। और ये आंकड़ा इसलिए अहम है क्योंकि 1999 के बाद से यानी लगभग 2.5 दशक में ये ओरेकल के शेयरों में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त थी। बाप रे, ये तो कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और लैरी एलिसन की निजी संपत्ति पर इसका क्या असर पड़ा? ये आंकड़ा तो सुनने में मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। असर वाकई चौंकाने वाला था। इस एक दिन के उछाल से लैरी एलिसन की संपत्ति में करीब $70 बिलियन का इजाफा हुआ। $70 बिलियन? हाँ। एक दिन में? हाँ। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में सुबह 10:10 तक तो उनकी संपत्ति में $101 बिलियन का उछाल आ चुका था और उनकी कुल संपत्ति एक समय पर $364 बिलियन के आसपास पहुंच गई थी। 364 बिलियन। और उस वक्त एलॉन मस्क की संपत्ति कितनी थी? उस वक्त एलॉन मस्क की संपत्ति लगभग $384 बिलियन के आसपास बताई जा रही थी। अच्छा। तो ये जो 70-100 बिलियन का उछाल था, ये एलिसन को मस्क के बेहद करीब ले आया। और कुछ देर के लिए ही सही, पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की जो लाइव रैंकिंग होती है, हाँ, उसमें वो मस्क से आगे निकल गए। ओह, तो कुछ देर के लिए वो नंबर 1 बन गए थे। हाँ बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा था कि अगर ये बढ़त बनी रहती तो ये किसी व्यक्ति की संपत्ति में एक दिन में हुई अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि हो सकती थी। कमाल है। तो इस महा उछाल के पीछे का असली हीरो कौन था? मतलब क्या था ओरेकल की इस सफलता का राज? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का हीरो है ओरेकल का क्लाउड बिजनेस। क्लाउड बिजनेस? हाँ, जिसे वो ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी OCI कहते हैं। OCI। कंपनी ने नतीजों के साथ जो अनुमान जाहिर किए वो बेहद महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने कहा कि उनका अनुमान है कि अकेले OCI बिजनेस से होने वाली आय भविष्य में $500 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। $500 ट्रिलियन? हाँ। ये तो बहुत बड़ा दावा है, खासकर तब जब बाजार में Amazon वेब सर्विसेज, AWS और Microsoft Azure जैसे मतलब दिग्गज पहले से मौजूद हैं। ओरेकल कैसे ये कर पा रहा है? यही तो इस कहानी का सबसे रोचक पहलू है। ओरेकल क्लाउड मार्केट में माना जाता है कि वो थोड़ा देर से आए। हाँ, ये बात तो है। लेकिन लगता है उनकी रणनीति अब रंग ला रही है। शायद उनकी रणनीति बड़े एंटरप्राइज ग्राहकों पर ज्यादा केंद्रित है। अच्छा। जिनके पास पहले से ओरेकल का डेटाबेस इस्तेमाल करने का एक बड़ा इकोसिस्टम है। ओरेकल उन्हें अपने मौजूदा सिस्टम से क्लाउड पर आसानी से माइग्रेट करने का रास्ता दे रहा है। अच्छा, तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने अपने क्लाउड ग्रोथ के अनुमान को भी इसी साल 70% से बढ़ाकर 77% कर दिया। ओह। ये दिखाता है कि कंपनी अपने क्लाउड कारोबार को लेकर कितनी आश्वस्त है, कितना कॉन्फिडेंस है उनको। और ये सिर्फ मौजूदा तिमाही की बात नहीं है, भविष्य के लिए भी उनके अनुमान मजबूत लग रहे हैं। बिल्कुल। आने वाली दूसरी तिमाही के लिए भी कंपनी ने कुल राजस्व में 12 से 14% और क्लाउड राजस्व में 32 से 36% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। वाह, 32 से 36% क्लाउड रेवेन्यू ग्रोथ। हाँ, ये साफ संकेत है कि ओरेकल को लगता है कि उनकी क्लाउड की गाड़ी अब तेज रफ्तार पकड़ चुकी है और ये गति बनी रहेगी। तो ये सिर्फ एक तिमाही का कमाल नहीं,
बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा लग रहा है। हाँ, लगता तो यही है। और लैरी एलिसन का ओरेकल से जुड़ाव तो बहुत गहरा है। वो सिर्फ एक निवेशक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ओरेकल के सह संस्थापक हैं, चेयरमैन हैं और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO भी। हाँ, मतलब कंपनी की टेक्नोलॉजी की दिशा तय करने में उनकी सीधी भूमिका है। और सबसे अहम बात, उनकी ज्यादातर संपत्ति ओरेकल के शेयरों में ही है। वो ओरेकल के बड़े शेयरधारक हैं। अच्छा, इसलिए जब शेयर की कीमत इतनी बढ़ती है तो उनकी निजी संपत्ति में सीधे तौर पर अरबों डॉलर का इजाफा होता है। सही बात है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस बड़े उछाल से पहले भी ओरेकल का स्टॉक इस साल मतलब 2025 में अब तक 45% बढ़ चुका था। ओ, पहले से ही 45% ऊपर था। हाँ, जो पहले से ही एक मजबूत प्रदर्शन दिखा रहा था, तो ये ताजा उछाल उस मजबूत नींव पर बना है। ठीक है, तो ये तो हुई लैरी एलिसन और ओरेकल की उड़ान की कहानी। अब आते रेस के दूसरे महारथी एलॉन मस्क पर। हाँ, मस्क। वो काफी समय से नंबर 1 पर काबिज थे। उनकी स्थिति कैसी रही है? हाँ, एलॉन मस्क लगभग 300 दिनों से ज्यादा समय से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के सिंहासन पर बैठे थे। 300 दिन? हाँ, उन्होंने ये मुकाम पहली बार 2021 में हासिल किया था। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए अमेरिका के जेफ बेजोस और LVMH के बर्नार्ड अर्नोल्ड भी उनसे आगे निकले थे। अच्छा, अर्नोल्ड भी? LVMH यानी लुई विटॉन मोएत हेनेसी वाले? हाँ, वही, जो लग्जरी सामान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और अर्नोल्ड उसके चेयरमैन और CEO हैं। लेकिन पिछले साल मस्क ने फिर से टॉप स्थान हासिल कर लिया था। मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा तो टेस्ला से जुड़ा है। टेस्ला के शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा है हाल में? यहीं पर मस्क के लिए थोड़ी चुनौती दिखती है। अच्छा, मस्क टेस्ला के CEO हैं और उनकी अधिकांश दौलत टेस्ला के शेयरों पर ही टिकी है। हाँ, ये तो है। लेकिन 2025 में अब तक टेस्ला के शेयरों में लगभग 14% की गिरावट देखी गई है। ओह, 14% नीचे? हाँ, तो जाहिर है इस गिरावट का सीधा असर एलॉन मस्क की कुल संपत्ति पर पड़ा है। तो ये साफ है कि इन अरबपतियों के रैंकिंग कितनी ज्यादा उनकी कंपनियों के स्टॉक प्रदर्शन पर निर्भर करती है, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी सेक्टर में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होते हैं। मतलब एक दिन की अच्छी खबर किसी को आसमान पर पहुंचा सकती है, तो दूसरी तरफ बाजार की चिंताएं या कंपनी के प्रदर्शन में थोड़ी सी भी कमी दौलत को नीचे ला सकती है। ये रैंकिंग एक तरह से शेयर बाजार के सेंटिमेंट का आईना भी है। सही कहा। एक दिन की बढ़त या गिरावट पूरी बाजी पलट सकती है। अच्छा, लैरी एलिसन की बात पर वापस लौटते हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने रैंकिंग में इतनी बड़ी छलांग लगाई है ना? हाँ, मुझे याद है कुछ महीने पहले भी वो खबरों में थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसी साल जून में, हाँ, जून में फोर्ब्स बिलियनेयर्स लिस्ट के अनुसार एलिसन ने अमेरिका के जेफ बेजोस, जिनकी संपत्ति उस समय $227 बिलियन थी, और मेटा यानी फेसबुक की पेरेंट कंपनी के मार्क जकरबर्ग भी, हाँ, $235.7 बिलियन, दोनों को पीछे छोड़ दिया था। उस समय ओरेकल के शेयरों में आए उछाल के बाद एलिसन दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। उनकी संपत्ति 258.8 बिलियन पहुंच गई थी, दूसरे नंबर पर। हाँ, और मस्क तब पहले पर थे। हाँ, मस्क उस समय 410.8 बिलियन के साथ पहले स्थान पर थे। तो वो लगातार मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। लगातार मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। और ये सिर्फ हाल की बात नहीं है, ओरेकल की पूरी कहानी ही लैरी एलिसन के नेतृत्व से जुड़ी हुई है ना? हाँ, निश्चित रूप से। इन्वेस्टोपीडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि एलिसन ने ओरेकल को सिर्फ 3 प्रोग्रामर वाले एक छोटे से स्टार्टअप से 3 प्रोग्रामर से? हाँ, बिल्कुल, वहां से दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस सॉफ्टवेयर सप्लायर कंपनी बनाया। वाओ! और आज ओरेकल बिजनेस एप्लीकेशंस की दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सप्लायर है। ये उनके लंबे विजन और दशकों तक कंपनी को सही दिशा देने की क्षमता को दिखाता है। सही बात है। क्लाउड में देर से आने के बावजूद वो फिर से कंपनी को एक नई दिशा में सफलतापूर्वक ले जा रहे हैं। ये उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। और यहाँ एक और दिलचस्प कड़ी है लैरी एलिसन और एलॉन मस्क के बीच का व्यक्तिगत रिश्ता। ये सिर्फ प्रतिद्वंदी नहीं है। हाँ, ये एक रोचक पहलू है। क्या है वो? लैरी एलिसन को एलॉन मस्क का पुराना दोस्त माना जाता है। दोस्त? हाँ, 2019 में एलिसन ने खुद खुलासा किया था कि उन्होंने टेस्ला में $1 बिलियन का निजी निवेश किया है। $1 बिलियन टेस्ला में? हाँ, निजी निवेश ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये जानकारी अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC में दायर एक फाइलिंग से सामने आई थी। अच्छा, SEC फाइलिंग से? हाँ, SEC तो अमेरिका में शेयर बाजार की निगरानी करने वाली संस्था है। हाँ, बिल्कुल। और वो टेस्ला के बोर्ड में भी शामिल हुए थे शायद। बिल्कुल, दिसंबर 2018 में लैरी एलिसन टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए थे। अच्छा, ये कदम उस समय उठाया गया था जब SEC और अन्य रेगुलेटर्स टेस्ला और मस्क के कामकाज पर
मतलब थोड़ी कड़ी नजर रख रहे थे। तो एलिसन जैसे अनुभवी और स्वतंत्र व्यक्ति को बोर्ड में शामिल करने का एक मकसद ये भी दिखाना था कि बोर्ड मस्क पर प्रभावी निगरानी रख रहा है और कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मजबूत है। अच्छा, तो ये गवर्नेंस का मामला था। हाँ, एक तरह से। तो इन दोनों टेक दिग्गजों के बीच दोस्ती, निवेश और कॉर्पोरेट जुड़ाव का एक क्या कहते हैं, अनोखा रिश्ता है। वाकई एक तरफ दुनिया के सबसे अमीर बनने की होड़, दूसरी तरफ दोस्ती और आपसी सहयोग। कमाल की डायनामिक्स है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो भविष्य के लिए कुछ बहुत बड़ी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, खासकर अपने मुआवजे को लेकर। टेस्ला में उनके एक नए विशालकाय पैकेज की चर्चा है। हाँ, ये खबर भी उतनी ही सनसनीखेज है जितनी एलिसन का टॉप पर पहुंचना। क्या है ये? 5 सितंबर को टेस्ला के बोर्ड ने एलॉन मस्क के लिए एक नए मुआवजा प्लान का प्रस्ताव रखा है। नया मुआवजा प्लान? हाँ, और ये प्लान इतना बड़ा है कि इसके आंकड़े सुनकर मतलब यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कितना बड़ा? अगर मस्क कुछ बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो इस पैकेज की कुल कीमत लगभग $1 ट्रिलियन यानी $1 खरब तक हो सकती है। $1 खरब का पैकेज? ये तो मतलब शब्द नहीं है। ये क्या लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने पर उन्हें ये मिलेगा? ये कितने मुश्किल हैं? लक्ष्य वाकई पहाड़ जैसे हैं। जैसे कि? इनमें शामिल हैं, पहला, टेस्ला का मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी शेयर बाजार में कंपनी का कुल मूल्य मौजूदा $1.1 ट्रिलियन से बढ़ाकर $8.5 ट्रिलियन करना। 8 गुना से भी ज्यादा? हाँ, लगभग। दूसरा, सालाना 20 मिलियन यानी 2 करोड़ गाड़ियां डिलीवर करना। 2 करोड़ गाड़ियां? हाँ, जो आज के प्रोडक्शन लेवल से कई गुना ज्यादा है। तीसरा, 1 मिलियन यानी 10 लाख रोबो टैक्सी को ऑपरेशन में लाना। रोबो टैक्सी? हाँ, सेल्फ ड्राइविंग वाली? हाँ, पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग टैक्सियां जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को बदल सकती हैं। और चौथा, 10 साल के भीतर 1 मिलियन यानी 10 लाख AI ह्यूमनॉइड रोबोट्स का उत्पादन करना। ह्यूमनॉइड रोबोट्स मतलब इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स? हाँ, इंसानों की तरह दिखने और काम करने वाले रोबोट। बाप रे, ये लक्ष्य तो टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी से कहीं ज्यादा एक AI और रोबोटिक्स की दिग्गज कंपनी बनाने की बात करते हैं। बिल्कुल। क्या इसके साथ कोई शर्तें भी जुड़ी हैं? मतलब ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगा? नहीं, शर्तें भी काफी सख्त हैं। मस्क को इस पैकेज के तहत शेयर मिलना शुरू होने के लिए, जिसे वेस्टिंग कहते हैं। हाँ, वेस्टिंग। उसके लिए कम से कम 7.5 साल तक CEO बने रहना होगा। 7.5 साल? हाँ, और पूरे भुगतान के हकदार बनने के लिए उन्हें 10 साल तक CEO के पद पर रहना होगा। तो एक लंबी प्रतिबद्धता है। 10 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। इस पैकेज के पैमाने को समझना भी जरूरी है। $1 खरब कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? इसका अंदाजा लगाने के लिए ये तथ्य काफी है। दुनिया के 91% देशों की कुल सालाना अर्थव्यवस्था यानी GDP, हाँ, वो भी इस पैकेज की अनुमानित कीमत $1 ट्रिलियन से कम है। क्या दुनिया के 91% देशों की GDP से ज्यादा? हाँ, जरा सोचिए, दुनिया के अधिकांश देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा का संभावित मुआवजा एक व्यक्ति के लिए। ये तो दिमाग घुमा देने वाला आंकड़ा है। ये क्या दिखाता है? सिर्फ मस्क की महत्वाकांक्षा या कुछ और भी? ये सिर्फ मस्क की महत्वाकांक्षा नहीं दिखाता, बल्कि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की ताकत और उनसे जुड़ी आर्थिक संभावनाओं का भी संकेत देता है। अच्छा। ये बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सस्टेनेबल एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्र भविष्य में कितनी बड़ी दौलत पैदा कर सकते हैं। ये पैकेज अगर सफल होता है तो ये न सिर्फ मस्क को अकल्पनीय रूप से अमीर बनाएगा, बल्कि ये कॉर्पोरेट मुआवजे के इतिहास में एक नया अध्याय लिख देगा। लेकिन ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या ये लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं और शेयर धारक इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़े सवाल हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि कैसे ओरेकल के क्लाउड बिजनेस की अप्रत्याशित सफलता ने लैरी एलिसन को भले ही क्षणिक तौर पर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के पायदान पर पहुंचा दिया। हाँ। ये दौड़ कितनी गतिशील है और टेक्नोलॉजी कंपनियों का प्रदर्शन इसमें कितनी निर्णायक भूमिका निभाता है, ये साफ हो गया। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में दौलत बनने और बदलने की रफ्तार अविश्वसनीय रूप से तेज है। ये घटना क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ते दबदबे को रेखांकित करती है, जो अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कई बड़ी कंपनियों के लिए ग्रोथ का मुख्य इंजन बन चुका है। सही। ये ओरेकल की सफल रणनीति और लैरी एलिसन के नेतृत्व के प्रभाव को भी दर्शाती है कि कैसे एक सही दिशा और विजन कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। और दूसरी ओर एलॉन मस्क का प्रस्तावित $1 खरब का पैकेज भविष्य की ओर इशारा करता है। एक ऐसा भविष्य जहां AI, रोबोटिक्स और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारी दुनिया बदलेंगी बल्कि आर्थिक शक्ति के नए केंद्र भी बनाएंगी। ये सब देखते हुए एक बड़ा सवाल मन में उभरता है,
जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? जब व्यक्तिगत संपत्ति इतनी ज्यादा, मतलब कुछ गिनी चुनी टेक कंपनियों के प्रदर्शन और कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है, तो इसका हमारे समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल और भी गहरा हो जाता है जब हम भविष्य की ओर देखते हैं। कैसे? क्या एआई और रोबोटिक्स जैसी तकनीकें जो शायद और भी ज्यादा धन कुछ ही हाथों में केंद्रित करने की क्षमता रखती हैं, इस खेल को और तेज और शायद ज्यादा असंतुलित बना देंगी? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी और दौलत के इस तेज रफ्तार वाले संगम को देख रहे हैं। सोचने के लिए एक जरूरी मुद्दा है ये। और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो बुक बीट्स A to Z को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राज और रागिनी के साथ ये बातचीत कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगले एपिसोड में किस लेखक या किस किताब के बारे में सुनना चाहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।